नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिरीन और बुलेटिन में 4 बड़ी खबरें देश भर की आपको विस्तार से बताएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी और खास मेहमान भी होंगे। प्रयास के कारण ही एक बार फिर यहां भाजपा की सरकार बनेगी। बीजेपी की ब्रिगेड 230, एमपी में जीत फिक्स। यूनिट बिल्कुल चुनाव के लिए सभी सीटों पर तैयार है। इंडिया पर सवाल, कांग्रेस के गढ़ में केजरीवाल। मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है, सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से किया है। दीपिका बनी नजीरा, प्रेम या लव जिहाद का गेम। हाईटेक सिटी जाम, पानी पानी इंतजाम। अब वक्त 4 बड़ी खबरों की पड़ताल का हो गया है। सबसे पहले अब हम बुलेटिन में करेंगे इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की। सवाल है कि क्या इनकी राहें छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जुदा नजर आएंगी, इस पर बात होगी। दूसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी के सर्वे प्लान से जुड़ी हुई। कैसे दूसरे राज्यों के विधायकों के सर्वे के जरिए जमीनी फीडबैक हासिल करने की रणनीति में बीजेपी जुटी हुई है, इस पर बात होगी। तो इंडिया पर सवाल है, किस तरीके से गठबंधन को लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं, ये भी बात हम करेंगे। और साथ ही बात राजस्थान के डूंगरपुर की दीपिका की, जो कुवैत जाकर अब नाजिरा बन गई है। परिजनों का यह आरोप है कि दीपिका लव जिहाद का शिकार हुई है। जानेंगे इस खबर के बारे में भी आगे। चौथी खबर हमारे सामने हरियाणा की हाईटेक सिटी बारिश के चलते किस तरह पानी पानी हो गई, उस पर हम बात करेंगे। और तमाम इंतजाम कैसे धराशायी हो गए हैं, यह भी आपको जरूर जानना चाहिए। तो ये तमाम खबरें हमारे सामने होंगी। हर खबर के लिए हमारे साथ चप्पे चप्पे पर रिपोर्टर्स तैनात हैं। हमारे साथ यहां न्यूज रूम से अभिषेक उपाध्याय जुड़े हैं, जिनसे हम जानेंगे कि क्या इंडिया गठबंधन में सब ऑल इज वेल है, और क्या छत्तीसगढ़ और राजस्थान में केजरीवाल और कांग्रेस की राहें अलग अलग नजर आ सकती हैं। बात होगी इस पर। भोपाल में कैसे बीजेपी विधायक सर्वे कर बीजेपी की रणनीति को अमली जामा पहनाएंगे, ये हम अपने सहयोगी ब्रजेश राजपूत से जानेंगे। मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम जानेंगे कि कैसे राजस्थान के डूंगरपुर की नाजिरा दीपिका बन गई है। क्या लव जिहाद का मामला है, और लव जिहाद का कुवैत कनेक्शन क्या है, ये हमें ब्रजेश बताएंगे आगे। मेघा उपाध्याय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमें दिखाएंगे हाईटेक सिटी गुरुग्राम के हालात, जहां पर हर बार बारिश के बीच ड्रेनेज सिस्टम पर सवाल उठना अब आम सा हो गया है। इसके अलावा हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, जिनसे हम एक्सपर्ट कमेंट भी लेंगे। हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला जी, और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमलेंदु उपाध्याय जी भी मौजूद हैं। आप दोनों का स्वागत है, आपके पास मैं आऊंगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। कांग्रेस के गढ़ पर आम आदमी पार्टी की नजर। छत्तीसगढ़ में केजरीवाल ने 10 गारंटी दी है। भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ बनाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली पंजाब की तरह फ्री बिजली मुहैया लोगों को कराएंगे। नवंबर तक के बकाया बिल माफ हो जाएंगे। बेहतर शिक्षा और रोजगार की गारंटी भी केजरीवाल छत्तीसगढ़ में देते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, कांग्रेस के गढ़ पर आम आदमी पार्टी की नजर कैसे बनी हुई है, आप इसी से समझ सकते हैं। केजरीवाल की गारंटी, केजरीवाल की गारंटी का मतलब है कि मर जाएंगे, कट जाएंगे, सर कटा देंगे, लेकिन जो इसमें लिखा है एक एक पूरा करके देंगे। भरोसा है लोगों को। और जब से हमने कहना चालू किया कि हम गारंटी दे रहे हैं, उन लोगों ने, बाकी पार्टी वालों ने भी शुरू कर दिया गारंटी दे रहे हैं, गारंटी। उन्होंने भी दी थी, 15 लाख की गारंटी दी थी। आए 15 लाख? नहीं आए। वो झूठ बोलते हैं। उनको पता है, शुरू से ही पता है उनको कि उन्होंने काम नहीं करना। उनको शुरू से ही पता है। इसीलिए केजरीवाल की गारंटी अलग है, बाकी पार्टियों की गारंटी अलग है। तो कांग्रेस का गढ़ यानी छत्तीसगढ़ में अरविंद केजरीवाल, और वहां पर उन्होंने किस तरीके से गारंटी वाला दाव चला है, आपको जल्दी से यहां पर समझाने की कोशिश करते हैं। क्या बड़ी बातें कही है। देखिए, पहली बात, फ्री बिजली।
फ्री बिजली वाला दाव और ये बड़ी गारंटी। बेहतर शिक्षा की बात करते हुए नजर आए। इसके बाद मोहल्ला क्लिनिक की भी बात यहां पर अरविंद केजरीवाल ने की। अस्पतालों में बेहतर सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा रोजगार देने की भी गारंटी है और महिलाओं के लिए भत्ता, इसकी भी योजना आगे आम आदमी पार्टी की है। 18 साल से उम्र के ऊपर की हर महिला को 1000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। 8वीं गारंटी बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा के तौर पर देने की बात कही गई है। कच्चे अध्यापकों को पक्का करने की गारंटी भी इसमें शामिल है। और जो 10वीं गारंटी है वो है बिना किसी सिफारिश के नौकरी, यानी नौकरी आपको आपकी काबिलियत के आधार पर मिलेगी, किसी की सिफारिश के आधार पर नहीं। तो ये 10 गारंटी है आम आदमी पार्टी की, ये हमने आपको बताई। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां ये हो जाती है कि गढ़ है कांग्रेस का, अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंच रहे हैं, इसके मायने क्या हो जाते हैं? अभिषेक जरा समझाइए हमारे दर्शकों को। देखिए शिरीन, इसका सीधा सा मायना है कि अरविंद केजरीवाल वो जो विपक्ष का स्पेस है उस स्पेस में तेजी से आगे उभरना चाहते हैं। और देखिए इस बात को समझना होगा, अरविंद केजरीवाल की लड़ाई आज की तारीख में किससे है? चलिए बीजेपी से तो है, वो सीधे तौर पर है, लेकिन उनको विपक्ष का जो स्पेस उनको लेना है उसमें उनकी चैलेंजर कौन है? उनकी चैलेंजर वहां पर कांग्रेस है। देखिए दिल्ली में पैर पसार चुके हैं, पंजाब में पैर पसार चुके हैं, और दिल्ली में तो उन्होंने दोनों का स्पेस खाया, लेकिन पंजाब में कांग्रेस का स्पेस खाया है। और जो गारंटियां वो दे रहे हैं इसको हमें कर्नाटक से भी जोड़ना होगा शिरीन। कर्नाटक में कांग्रेस ने यही मॉडल सामने रखा था और सत्ता ले ली थी। उसी मॉडल को केजरीवाल चूंकि शुरू से कहते हैं कि वो हमारे मॉडल को कांग्रेस फॉलो कर रही है, उसी को छत्तीसगढ़ में रख रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि उनको कांग्रेस का स्पेस चाहिए, और कांग्रेस का स्पेस अगर वो नहीं लेंगे तो वो विपक्ष बीजेपी को टक्कर देने की मेन भूमिका में नहीं आ पाएंगे। तो केजरीवाल की पॉलिटिक्स की मजबूरी है कि उनको कांग्रेस का स्पेस लेना ही होगा, और कांग्रेस की मजबूरी है कि केजरीवाल को इग्नोर नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर 2024 में मोदी को हराना है तो केजरीवाल एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। तो केजरीवाल कांग्रेस की इस दुविधा को समझते हैं और ये उसी दुविधा का वो पूर्ण दोहन कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और आप देखिए कांग्रेस चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रही, उल्टा अपने ही नेताओं को समझा रही है कि आराम से मर्यादा में रहकर के बात कीजिए, ज्यादा बातें मत कीजिए, अभी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। तो ये जो कांग्रेस की दुविधा है, इसी दुविधा का केजरीवाल लगातार दोहन कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, ऐसा लगता है। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बेहतर तरीके से आपने समझाया। और ऐसे में यही सवाल उठ जाता है कि जब अलग अलग रास्ते तय कर लेंगे तो फिर गठबंधन में एक साथ ये राह आगे कैसे बढ़ेगी? आप रहिए मेरे साथ, आगे भी इस पर आपसे बात होगी। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में जिस तरीके की गारंटी देते हुए नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और कांग्रेस के गढ़ में सीधे सीधे उतर रहे हैं, आम आदमी पार्टी का मिशन छत्तीसगढ़ एक बार देख लेते हैं। चुनावी साल में केजरीवाल का ये तीसरा दौरा है छत्तीसगढ़ का। रायपुर और बिलासपुर में सभाएं भी कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल। इसके अलावा देखिए किस तरीके से लगातार उनका ये मिशन आगे बढ़ रहा है। 5 मार्च को रायपुर में पहली सभा उन्होंने की थी जब वो रायपुर पहुंचे थे लोगों के बीच। उसके बाद 2 जुलाई को बिलासपुर में भी वो रैली कर चुके हैं। यानी कि अब धीरे धीरे किस तरीके से लगातार लोगों के बीच छत्तीसगढ़ में पहुंच बनाने की कोशिश। नया चुनावी दाव क्या है? केजरीवाल की गारंटी, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसी स्क्रीन के जरिए बताई, वो चुनावी दाव उन्होंने चला है। अब आप यहां पर ये समझिए, देखिए कितनी सीटों पर उम्मीदवार, 85। ये 2018 की तस्वीर है। हालांकि सीटें नहीं मिली, कुल वोट प्रतिशत भी आप देख सकते हैं 0.87% रहा। कितने वोट? यहां पर 1,23,525 वोट। और जो जमानत यहां पर जब्त हुई वो भी आपके सामने, क्योंकि कोई सीट जीत नहीं पाए थे, सभी 85 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन अब तैयारी किस तरीके से की जा रही है, हम अपने मेहमानों से समझने की कोशिश करते हैं। अमलेंदु जी, शुरुआत आप ही से कर लेती हूँ। क्या लग रहा है सर, छत्तीसगढ़ में ये चुनावी दाव गारंटी वाला कैसे चलेगा, काम करेगा? नहीं, अब ये काम करेगा नहीं करेगा तो ये हर पार्टी को अपना अधिकार है कि वो कहीं भी जाकर के लड़े। अब वो चाहे गढ़ किसी का हो, अगर अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं तो कर्नाटक में भी गए थे, 209 सीटों पर उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे थे वहाँ भी, और वहाँ भी फिर चुनाव के जीतने के बाद यही कहा गया था कि कर्नाटक में हमारी जो है वो गारंटियाँ दे करके कांग्रेस वहाँ जीत के आई। तो आपकी गारंटी अगर जीत करके दे करके कांग्रेस जीत के आई तो फिर आप जीत करके क्यों नहीं आए अगर आपकी गारंटियों पर थी? तो वो अलग का मसला है। दूसरा मुझे लगता है कि ठीक है सब जा रहे हैं, जान दीजिए, आपने खुद दिखाया कि भाई 2018 में जो था उनको जमानत सभी सीटों पर जमानत जब्त हुई। यही हाल अभी कर्नाटक में हो चुका है। तो हर पार्टी को अपना विस्तार करने का अधिकार है, चूंकि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में उनका अधिकार है, जा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन वो वहाँ टक्कर दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं और किसको टक्कर देते हैं, ये नतीजे बताएंगे। राकेश जी, आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? जमानत जब्त हो गई थी 2018 में, ये गारंटी कितनी बचा पाएगी? देखिए, छत्तीसगढ़ के लोगों को मुफ्त खिलाने का मुझे लगता है कि जो
लालच है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू किया गया था और डॉक्टर रमन सिंह जी ने उस पर 15 साल शासन किया। पीडीएस में तेल, नमक, चावल बांट के वो 15 साल तक बिल्कुल निरंकुश तरीके से वहाँ शासक रहे। तो इनका जो मुफ्त वाला कार्ड है वो शहरी क्षेत्र में हो सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक स्थितियां हैं उसको यदि देखें तो छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल जी प्रभावी नहीं होंगे। कारण ये है कि छत्तीसगढ़ का जो एक पॉकेट है सरगुजा, अंबिकापुर और बस्तर, वहाँ कांग्रेस के गढ़ को भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 साल में भी नहीं तोड़ पाई है और वहाँ अरविंद केजरीवाल जी का पहुँचना मुझे लगता है आसान नहीं होगा। आपका एनालिसिस ये कह रहा है कि ये गारंटी जो है वो इस बार बचा पाएंगी, अभी कहना मुश्किल होगा। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी सर। एक बड़ी खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ चुनाव पर एक्शन में कांग्रेस दिखाई दे रही है। 6 सितंबर को कांग्रेस की पहली लिस्ट आ जाएगी। कांग्रेस प्रत्याशियों की ये सूची जारी करेगी। 2 सितंबर को छत्तीसगढ़ जाने का कार्यक्रम राहुल गांधी का, 2 सितंबर को वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ चुनावों को लेकर ये कांग्रेस किस तरीके से तैयारी कर रही है, एक्शन में दिखाई दे रही है। 6 सितंबर को कांग्रेस की पहली लिस्ट आ जाएगी, कैंडिडेट्स फाइनल जो है वो किए जाएंगे और उसके बाद ये लिस्ट भी सामने होगी और खुद राहुल गांधी भी छत्तीसगढ़ दौरे पर जाने वाले। लोगों में जमीन पर एक जो उत्साह है उसको देखते हुए हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस बार हमने कम से कम 75 सीट जीतनी है और हमारा प्रयास है कि हम पहले हफ्ते में 6 तारीख को हमारे नेताओं की सुविधा अनुसार 6 तारीख को सीईसी हो जाए और हम पहले हफ्ते में अपनी पहली लिस्ट कांग्रेस पार्टी सार्वजनिक कर देंगे। तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस प्रभारी कुमारी शाहजा को आप सुन रहे थे। अब आप ये जान लीजिए कि इंडिया गठबंधन में सब ऑल इज वेल की बातें आखिर क्यों हो रही हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी और दूसरे दलों के गठबंधन की एकता को लेकर दावे अलग अलग हैं। हमारी स्टेट यूनिट बिल्कुल चुनाव के लिए तैयार है, सभी सीटों पे तैयार है, परंतु ये फैसला हाईकमान को लेना है कि अभी हमें चुनाव अकेले लड़ना है या गठबंधन के साथ लड़ना है। तो हम अपने लिस्ट हाईकमान को भेज देंगे। अभी हाईकमान को तय करना है कि वो लिस्ट अभी जारी करेगा या रुक के करेगा, ये अब तो अरविंद जी तय करेंगे इसको। देश की सच्चाई ये है और हकीकत ये है, महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, किसानों का दुख हो, महिलाओं पे अत्याचार हो, उस सब में बढ़ोतरी हुई है और ये जनता देख रही है और जनता इनसे सवाल करेगी। और ये इनका आखिरी स्पीच था रेड फोर्ट से। अगले साल इंडिया के प्रधानमंत्री आएंगे, इंडिया अलायंस के प्रधानमंत्री बनेंगे और वो देश को आगे बढ़ा कर लेकर जाएंगे। एवरी मीटिंग इज इम्पोर्टेंट। पहले दोनों तो एक शेप मिल गया, ये शेप का रिफ्लेक्शन पार्लियामेंट में बहुत सक्सेसफुली हुआ। अभी मैदान में होना चाहिए और ये मैदान देख के और ये जोड़ देख के आज बीजेपी इतना डर गए कि चुनाव अनाउंस नहीं हुआ। उन्होंने दिखाना चाहते हैं कि कैंडिडेट हम लोगों ने अनाउंस कर दिया। तो देखिए, सवाल यही है कि क्या इंडिया गठबंधन में जो विपक्ष का मोर्चा है उसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना आम आदमी पार्टी के नेता जो राजस्थान को लेकर कह रहे थे कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं और आम आदमी पार्टी के राजस्थान प्रभारी हैं ये जिन्होंने ये कहा, बस हरी झंडी का इंतजार होने की वो बात कह रहे थे। देखिए, इंडिया में 7 तो अलग अलग राज्यों में आखिर क्यों हुंकार, ये सवाल उठता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहां पर राजस्थान में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन 2018 विधानसभा चुनावों में दिखा देती हूं। देखिए, कितनी सीटों पर उम्मीदवार 142, लेकिन सीटें हासिल एक भी नहीं हुई। कुल वोट प्रतिशत 0.38%। कितने वोट यहाँ 1,36,345 और जमानत जब्त सभी 142 सीटों पर। क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन रहा उससे आप समझ सकते हैं। तो राजस्थान में आम आदमी पार्टी का ये 2018 का प्रदर्शन है अमलिंदु जी। लेकिन मतलब यहां तो प्रदर्शन 2018 का बहुत खराब दिखाई दे रहा है। सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात, इंडिया में साथ आने की बात करते हैं, फिर अलग अलग राज्यों में अलग अलग चुनाव। नहीं, देखिए, गठबंधन जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन है और बहुत से राज्यों में अलग अलग लोग चुनाव लड़ेंगे। अब केरल में जो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं, पक्ष भी वहाँ है और विपक्षी दोनों इंडिया गठबंधन में। तो राज्यों की राजनीति अलग है और देश की राजनीति अलग है। इंडिया गठबंधन जो बना है वो केंद्रीय राजनीति को देखते हुए बना है और 2024 के चुनाव को देखते हुए बना है। अब हो सकता है उसमें बहुत सी चीज़ें आपस में लोग बैठकर तय करेंगे किन किन राज्यों में साथ साथ जाना है, किन किन राज्यों में साथ नहीं जाना है। तो यही तो जनता में कंफ्यूजन पैदा करता है कि साथ है या नहीं है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों धड़े जो है वो एनडीए में है। हाजीपुर से जो है वो
पशुनाथ पारस जो है वो कह रहे हैं मैं चुनाव लड़ूंगा, चिराग पासवान कह रहे हैं मैं चुनाव लड़ूंगा। अब दोनों धड़े जो है वो एनडीए के अंदर है और भारतीय जनता पार्टी ने ही तोड़वाया उनको, पार्टी को एक तरीके से कहा जाए तो। ठीक है राकेश जी, आप क्या कहेंगे इस पे? मतलब ये लोगों में कंफ्यूजन नहीं पैदा करेगा कि पहले साथ आने की बात करते हैं और फिर अलग राज्यों में? ये गठबंधन को लेकर कांग्रेस की हालत एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई वाली हो गई है। यदि तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ते हैं तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी, और ये गठबंधन पहले होने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी गिरेगा। इसलिए कांग्रेस को ये तय करना पड़ेगा कि ये गठबंधन करे या न करे। दूसरा, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पंजाब से इस गठबंधन के खिलाफ विरोध मुखरित हो चुका है, और मुझे जितनी जानकारी है भूपेश बघेल जी, कमलनाथ जी और अशोक गहलोत जी किसी भी हालत पे ये गठबंधन नहीं होने देंगे और आम आदमी पार्टी को वहाँ अपने राज्य में कम से कम घुसपैठ करने से रोकने का हर संभव प्रयास करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, आप रहिएगा सर मेरे साथ, आगे भी आपसे इस पर बात होगी। अब बात करते हैं बीजेपी की चुनावी रणनीति की। देखिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी का ये खास सर्वे हो रहा है, विधानसभा सीटों के सर्वे का ये अभियान, जिसमें दूसरे राज्यों के बीजेपी विधायकों के जरिए सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे से पहले विधायकों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। भोपाल में 4 राज्य के 230 विधायकों को ये ट्रेनिंग, जयपुर में करीब 200 बीजेपी विधायकों के लिए वर्कशॉप का भी आयोजन किया जा रहा है। तो किस तरीके से मिशन चुनाव पर इस वक्त जुटी हुई है बीजेपी, और कैसे अब अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है, वर्कशॉप जो है उनका आयोजन किया जा रहा है, विधानसभा सीटों के सर्वे का ये अभियान। तो बीजेपी सर्वे के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान, पता है कि ये पूरी प्लानिंग है जो कर रही है, और वहीं देखिए कांग्रेस का अपना दावा है इसे लेकर। लोग मर रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में, यूपी में, एमपी में, हरियाणा में क्या हो रहा है, बीजेपी फालतू की बातें करती है। राजस्थान की लॉ एंड ऑर्डर यूपी से, एमपी से, हरियाणा से 100 गुना अच्छी है। तो हमारा तो काम बोलता है, बीजेपी का झूठ बोलता है। तो बीजेपी हर जगह राजनीति कर रही है, ज्यादा दिन राजनीति अब चलेगी नहीं बीजेपी की। और लोगों का कांग्रेस के प्रति भरोसा बढ़ा है, राहुल गांधी के प्रति भरोसा बढ़ा। स्वाभाविक है कि चुनाव के समय हर किसी प्रदेश का अलग अलग फॉर्मूला होता है, वो किसी भी स्टेट में इंप्लीमेंट करने के लिए प्रयास होता ही है, और ये प्रयास के कारण ही एक बार फिर यहाँ भाजपा की सरकार बनेगी। तो देखिए बीजेपी की सर्वे ब्रिगेड और किस तरीके से यहां पर धुआंधार तैयारी की जा रही है, क्योंकि कोई भी चूक ना रह जाए, बीजेपी की कोशिश यही है, और माइक्रो लेवल पर तैयारी जारी है। आपको कुछ जरूरी बातें दिखाते हैं बीजेपी के इस विधायकों का सर्वे। देखिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान 4 राज्यों के विधायक पहुंचे हैं, राजस्थान 5 राज्यों के विधायक वहां पर पहुंचे हुए हैं। 230 विधायक सर्वे कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, राजस्थान सर्वे में करीब करीब 200 विधायक जुटे हुए हैं। यूपी, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र, और दूसरी तरफ यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और गुजरात, यहां पर विधायकों की जो एक पूरी ब्रिगेड है वो सर्वे में जुटी हुई है। 7 दिन तक सर्वे चलेगा मध्य प्रदेश में, और राजस्थान में भी 7 दिन तक ये सर्वे होगा। तो ये सर्वे रणनीति आखिर है क्या, और इसके जरिए कोशिश क्या की जा रही है, मेरे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे समझते हैं। मनीष। बिल्कुल शिरीन, इस तरीके से बाहरी विधायकों को बुलाने का साफ संकेत यह है कि चूंकि जो स्थानीय व्यक्ति होता है, चाहे वो राजस्थान के किसी भी हिस्से का नेता हो, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता और अपने नेताओं से उसका प्रभाव बना रहता है। इसी प्रभाव को दूर करने के लिए और तटस्थ रूप से एक सर्वे रिपोर्ट सामने आ सके, इसके लिए बाहर के विधायकों को बुलाया गया है। इन्हें अपने अपने क्षेत्रों में भेजा जाएगा और 7 दिन ये वहाँ रहकर एक पूरा फीडबैक फॉर्म भरवाएंगे, और उसके बाद उस फीडबैक फॉर्म को आला कमान तक भेजा जाएगा कि आखिर कौन सा नेता किस क्षेत्र में प्रभावी है। राजस्थान की मैं बात करूं तो 200 विधानसभा क्षेत्र हैं, और ऐसे में सबसे अहम कार्य होगा तकरीबन 22 से 25 वो सीटें जहां पर बीजेपी कभी जीत नहीं पाती। तो सारा फोकस ऐसी सीटों से शुरू होगा, और फिर बाद में जहां पर बीजेपी आसानी से जीतती रही है या जो बीजेपी का गढ़ है उन तक पहुंचेंगे। तो 7 दिन तक ये बाहरी विधायक, जिनका स्थानीय लोगों से कोई जुड़ाव नहीं होता, कोई संपर्क नहीं होता, और वो अगर एक तटस्थ रिपोर्ट करके देते हैं तो उसके अलग मायने होते हैं। तो उसी के पीछे बीजेपी ने अपनी ये मंशा जताते हुए जयपुर में ये वर्कशॉप आयोजित की है। जी श्री, आप रहिए मेरे साथ। ब्रजेश का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी 7 दिन तक ये सर्वे चलेगा। ब्रजेश, समझाइए जरा, ये स्ट्रैटेजी है क्या, किस तरीके से काम करेगी और तैयारियां क्या हो रही हैं इसे लेकर?
देखिए, जैसे मनीष ने बताया कि मुख्य बात तो वही है कि ये तमाम जो बाहर के लोग हैं अलग अलग विधानसभाओं में जाओ, अपनी नज़र से देखें कि भाजपा यहाँ किन जगहों पे या किन मसलों पे कमज़ोर पड़ रही है और उस कमज़ोरी को कैसे दूर किया जा सकता है। और इतनी तैयारी की गई कि हमको जो किताब जो हमने उनकी देखी है और AVP न्यूज़ के पास है भी, उसमें साफ साफ लिखा है कि 7 दिन क्या क्या काम करना है। कुल 15 गतिविधियाँ करनी है, 13 और 5 विधानसभा स्तर पर क्या गतिविधियाँ करनी है, मंडल स्तर पर क्या गतिविधियाँ करनी है, और इन पूरे विधायकों के शेड्यूलिंग है कि सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का प्रोग्राम इनका फिक्स है। और इस पूरे प्रोग्राम में सुबह 11 बजे क्या करना है, 12 बजे क्या करना है, 3 बजे क्या करना है, पूरी शेड्यूलिंग की गई है। और उसमें सबसे खास बात जो हमने उस कागज़ को छाना तो उसमें पता लगा कि उसमें दिन में 2 बार आपको सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर से मिलना है, सोशल मीडिया पर नज़र रखनी है और सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर से मिलना है। साथ ही जो नाराज कार्यकर्ता उनके घर जाके आपको भोजन करना है, जो शहर के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे जाके मिलना और पार्टी की रीति नीति को समझाना है। यानी एक साथ इनको ढेर सारे काम करना है। और बड़ी बात है कि अलग जगहों से ये लोग आए हैं, ये लोग आज पहुंचे हैं, उनको पूरे विधानसभा असाइन कर दी गई आपको जाना कहाँ है। बस आज शाम को 6 बजे जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा कल ये लोग रवाना हो जाएंगे और 20 से लेकर 27 तक अपने अपने इलाकों में रहेंगे। और जो उनको काम दिया गया है उसको करने के बाद उसकी जो शीट होगी वो गूगल पे एक खास ड्राइव बनाएगा, उस पर अपलोड कर देंगे और ये अपडेट ऑटोमेटिक आला कमान तक पहुंच जाएगा और उसके आधार पर टिकट वितरण में मदद ली जाएगी। ठीक है ब्रजेश, रहिए मेरे साथ। मैं अभिषेक का रुख करती हूँ। अभिषेक, क्या समझ आ रहा है ये माइक्रो लेवल पर प्लानिंग, मतलब कोई भी चूक ना रह जाए, तैयारियों में कोई कमी ना रह जाए? बिल्कुल, देखिए सबसे अहम बात ये है जो ब्रजेश बता रहे थे, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे थे वो। और एक बात हमको और समझनी होगी, MP और राजस्थान का फर्क समझना होगा। MP में जिस तरह से क्लोज फिनिश रहा था पिछली बार, उसको देखते हुए शिरीन बीजेपी ये कवायद कर रही है। और देखिए इसीलिए जो कैटेगराइजेशन हुआ ABCD, उसमें जिस तरह से C और D पर बीजेपी मशक्कत कर रही है और जो सिंधिया फैक्टर उसके साथ में जुड़ा हुआ है, खासतौर पर मालवा और निवाड़ की अगर हम बात करें, तो इन सब को देखते हुए पूरी तैयारी इसी बात की है कि सरप्राइज एलिमेंट देना, जो कि दे दिया है उसने, अब इसको पूरी तरह से मुकम्मल करके इस बात की संकेत दिए जा रहे हैं कि जहां पर क्लोज फिनिश था और जहां उनके लिए मुश्किल है वहां एक्स्ट्रा एफर्ट पहले से ही डाल दिए जाएं ताकि चुनाव आते आते बीजेपी एडवांटेज की कंडीशन में आ जाए। यही सारे एफर्ट यहां पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, रहिएगा अभिषेक। आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि कैसे क्लोज फिनिश को अब फिनिश लाइन क्रॉस करने की पूरी रणनीति है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर बड़ा आरोप। हरियाणा के नूह की तरह MP में दंगा कराने की तैयारी में है बीजेपी। बड़ा आरोप लगाते हुए दिग्विजय सिंह, ध्रुवीकरण कर अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश में है बीजेपी। तो ये MP में हिंसा कराने की तैयारी में बीजेपी, बड़ा आरोप। सुनिए जरा और क्या कुछ कहा उन्होंने। मुझे जानकारी मिल रही है कि अब इनकी योजना बन रही है कि जिस प्रकार से नूह में, हरियाणा में इन लोगों ने दंगा करवाया था, उस तरह का दंगे फसाद कराने की इनकी योजना है। तो दिग्विजय सिंह का ये बड़ा आरोप, इसे किस तरीके से हमारे मेहमान समझ रहे हैं, एक्सपर्ट का रुख करते हैं अमलेंदु जी। ये बड़ा आरोप लगाते हुए कि मतलब हिंसा कराने की कोशिश की जा रही। नहीं, अब दिग्विजय सिंह जी हैं, वो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, उनका आरोप लगाने का अधिकार है। लेकिन जिस तरीके की चीज़ें देखी जाती हैं, खासतौर से पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी जब संकट में होती है तो उसको दंगों से सहारा मिलता है, तो ये तो देखने में आया है। अब वो दंगे कराती है नहीं कराती वो तो जांच का विषय है, जांच आयोग की रिपोर्ट आएंगी, वो बताई जाएंगी उसमें क्या है क्या नहीं है। लेकिन नूह में जिस तरीके से हुआ और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों के उसमें नाम आए खासतौर से, और फिर बाद में उससे पल्ला भी झाड़ लिया अभी सिंधु परिषद ने उस बिट्टू बजरंगी से। तो ये मॉडस ऑपरेंडी क्या है और किस तरीके से है, कहाँ कहाँ काम करती है, ये देखने वाली चीज़ होगी। लेकिन ये बात सही है कि जब कहीं भी दंगे होते हैं तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। अब वो कराती नहीं कराती वो अलग का मसला है, वो जांच का विषय है। ठीक है, चलिए, ये तो कांग्रेस के आरोप हो गए। लेकिन यहाँ पर राकेश जी, क्या ये जो रणनीति अब बीजेपी की तरफ से बनाई जा रही है, जो सर्वे कराया जा रहा है बाहरी विधायकों को राज्य में बुलाकर, कितना कारगर होगी, ये क्या समझ आ रहा है आपको, कैसे काम करेगी? सरीन जी, मध्य प्रदेश में सर्वे हो चुका है, ये संपर्क है। सर्वे के आधार पे ही 39 सीटों पर अनाउंसमेंट हो चुका है। जो सर्वे आया है, जो नेताओं से बातचीत के आधार पर मुझे जानकारी मिली, उसके हिसाब से 100 से अधिक सीटें जो हैं वो बिल्कुल C कैटेगरी और B कैटेगरी में पहुंच गई हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में उन्हें बेहतर करने की कोशिश कर रही है और इसलिए उन नाराज कार्यकर्ताओं के बीच में भेजा जा रहा है जो सीधे सीधे वहाँ के मुख्यमंत्री की कार्य पद्धति को लेकर खफा है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ये है कि सबसे पहले अपने को नाराज कार्यकर्ताओं को मनाना
पड़ेगा। यदि वो मान गए तो मतदाताओं को मनाना आसान होगा। और मुझे लगता है ये सारी मशक्कत, जैसा भी ब्रजेश जी ने भी बताया, ये सारी मशक्कत कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए हो रही है। ये सर्वे नहीं, संपर्क है। और इसमें भाजपा कितना सफल हो पाएगी, यदि कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर कर पाई भाजपा, तो मुझे लगता है जो अभी फासला है कांग्रेस और भाजपा के बीच में वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, आपने बड़ी बात कही कि रूठों को मनाने की ये कोशिश है और ये सर्वे नहीं, ये संपर्क है। देखना होगा इसका असर आखिर किस तरीके से मिलता है बीजेपी को। देखिए, राजस्थान में एक बार फिर अंजू जैसा मामला देखने को मिला है। डूंगरपुर की दीपिका नजीरा बन गई है। कुवैत में धर्म बदलकर उसने शादी कर ली और 2 बच्चों को छोड़कर कुवैत गई है दीपिका। वायरल वीडियो में इस्लाम कबूल करने का दावा किया जा रहा है। परिजनों का दावा है कि दीपिका लव जिहाद का शिकार हो गई है, तो कुवैत जाकर धर्म परिवर्तन कर शादी करने की बात सामने आ रही है। कुवैत में उसने धर्म बदला और फिर शादी भी कर ली और अपना नाम बदल दिया है। तो देखिए, जिस तरीके से इस तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। एक और ऐसा मामला, पहले आपने देखा किस तरीके से जो अंजू थी वो पहुंची पाकिस्तान, और इसी तरह का एक और मामला जब बताया जा रहा है कि दीपिका नाम की एक महिला कुवैत जाकर धर्म परिवर्तन कर शादी वहां पर उसने कर ली है। परिवार वाले हालांकि इसे लव जिहाद से जोड़कर देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं दीपिका उर्फ नज़ीरा। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे घर छोड़ने के पीछे ये रीज़न है कि मैं वहाँ पे बहुत परेशान थी और मेरे को बहुत परेशान करते थे, इसलिए मैंने परेशान होकर घर छोड़ा है। बहुत ही ज़्यादा परेशान थी मैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे मेरे को। मेरे साथ ना जाने क्या क्या हो रहा था वहाँ पे। 10 साल से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी मैं, इसलिए कि मेरे बच्चे हैं। पर जब अब मेरे से नहीं हुआ बर्दाश्त, तो मैंने एक कदम उठाया और मैं यहाँ तक आई हूँ। और यहाँ तक आने के पीछे किसी का कोई हाथ नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। मैंने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया है। सब कुछ मैंने अपनी मर्ज़ी से किया है। इसमें किसी तरह की किसी ने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की है मेरे साथ। तो ये वो वायरल वीडियो जिसमें आपने दीपिका को सुना, जो कहानी दीपिका ने यहाँ पर सुनाई। हालांकि परिवार वाले जब लव जिहाद का मामला बता रहे हैं, इस पर हमारे पास और क्या जानकारी है, मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष। बिल्कुल शीरीन, लगभग 15 जून के आसपास दीपिका अपने पति को अस्पताल जाने की बात कहकर निकली थी, लेकिन उसके बाद वो घर नहीं लौटी। पति ने अपनी तरफ से पुलिस में ये दरख्वास्त दी कि उसकी पत्नी कहीं चली गई है, उसे वापस लाया जाए, उसके बच्चे परेशान हैं। दीपिका के यानी कि नज़ीरा के वायरल वीडियो में अगर आप गौर से सुने तो वो कहती है कि मैंने 10 साल तक बच्चों की वजह से सब कुछ बर्दाश्त किया। तो अब बड़ा सवाल ये है कि जब 10 साल तक उन्होंने ये सब कुछ बर्दाश्त किया, तो अब ऐसी क्या नौबत आई कि उन्हें अपने पति, अपने बच्चे, अपने परिवार को छोड़कर कुवैत जाना पड़ा। लेकिन साथ ही साथ दीपिका ने अपने ससुर और अपने पूरे परिवार पर दूसरे कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं, और इसी वीडियो में वो कई बार ये कहती भी दिखी हैं कि वो अपनी मर्जी से गई हैं। हालांकि परिवार वाले बार बार यही बात कह रहे हैं कि उसका ब्रेन वॉश किया गया और उसे लव जिहाद के जरिए फंसाया गया। लेकिन अब सच्चाई दीपिका या उसका परिवार जानता है। फिलहाल चूंकि वो कुवैत में है तो इस पर ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। जी ठीक है मनीष, आप रहेगा हमारे साथ। तो मनीष इसको लेकर जानकारी दे रहे हैं कि परिवार की तरफ से आखिर क्या कुछ बताया गया है। आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देखिए, साइबर सिटी यानी गुरुग्राम, एक बार फिर से वहां इंतजाम और जो तमाम दावे किए जाते हैं उनकी पोल खुलकर सामने आ गई। जरा सी बारिश और कई जगहों पर जल जमाव हो गया। लोग जाम में भी घंटों तक जूझते रहे। तो साइबर सिटी का ये हाल इससे पहले भी हमने देखा है। एक बार फिर जरा सी बारिश होते ही कैसे गुरुग्राम जो है वो पानी पानी हो गया। जगह जगह यहां जल जमाव की स्थिति दिखाई दे रही है। आपको तस्वीरें भी हम दिखाते हैं, और इसके साथ ही कैसे घंटों जाम से जूझने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं। तस्वीरें आप जरा देखिए, पानी में किस तरीके से सर्विस लेन डूबी हुई है। बारिश के बाद जाम जगह जगह लगा हुआ है और यहां सड़कें जलमग्न और सीधे सीधे लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। मेरी सहयोगी मेघा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। मेघा का रुख कर लेते हैं। मेघा, बताइए जरा किस तरह के मुश्किल हालात एक बार फिर गुरुग्राम में जरा सी बारिश और दावे सारे जो हैं वो खुलकर सामने आ जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सरीन, जैसे आपने बताया, बिल्कुल जरा से बारिश आज सुबह से ही जो बारिश हो रही थी, और ये केवल घंटे भर की बारिश थी। लेकिन उसके बाद ये तस्वीरें आप ज़रा देखिए, तो ये मैं इस वक्त गुरुग्राम के सर्विस लेन, ये नरसिंहपुरा इलाका है, और उसके सर्विस लेन के पास की ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। ये जो रास्ता है ये जयपुर हाईवे है, और यहाँ आप देखिए
तो आपको नजर आएगा कि पूरा सर्विस लेन दूर तक जलमग्न हो चुका है। आपको सामने आती बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ, स्कूटी, बाइक सभी नजर आएंगी। इस वक्त आप तस्वीरों में गाड़ियों को गुजरते देख पाएंगे और उनके चक्कों के डूबते चक्कों के माध्यम से समझिए कि पानी कितनी ज़्यादा है। और महज 2 घंटे की बारिश है और इस वक्त जो हालात है कि पूरा जो सर्विस लेन है दूर तक इसी तरीके से जलमग्न हो चुका है। कई हाइड्रोलिक पंप लगाए गए हैं। यही सवाल उठता है कि साइबर सिटी के नाम से जाने जाने वाला गुरुग्राम आखिर इस बदहाल स्थिति में किस तरीके से पहुंच जाता है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से बड़ी तबाही हुई है। एबीपी न्यूज से हिमाचल के गवर्नर ने बातचीत के दौरान कहा कि केंद्र अपना फर्ज निभा रहा है। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर है ये, केंद्र अपना फर्ज निभा रहा है। गवर्नर की तरफ से कहा गया कि किस तरीके से इस वक्त हिमाचल जो मुश्किल की घड़ी से जूझ रहा है, वहां कैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करे, क्योंकि मुश्किल की घड़ी है और ऐसे में मिलकर ही काम करना पड़ेगा हिमाचल को इस मुश्किल समय से निकालने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में इस वक्त भारी बारिश और लैंडस्लाइड के बाद जिस तरह से बड़ी तबाही हुई है, अभी भी हिमाचल प्रदेश इससे उबर नहीं पाया, क्योंकि लगातार वहां रेस्क्यू ऑपरेशंस जगह जगह चलाए जा रहे हैं। एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान हिमाचल प्रदेश के गवर्नर की तरफ से कहा गया कि संकट की घड़ी में केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त सबसे पहले जो प्राथमिकता है वहां की वो यही है कि लोगों को मुश्किल हालातों से निकाला जाए, उन्हें रेस्क्यू किया जाए। उनका विस्थापन लगातार किया जा रहा है, लेकिन अभी भी ये मुश्किल कम नहीं हुई। कारण काफ़ी ट्रेजेडीज हुई, ह्यूमन लॉस भी हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस भी हुआ। इस पूरे मुद्दे को लेकर हिमाचल के लोग जो हैं आज वो एक हेल्प की वेट करते हैं, और जो हिमाचल है उसको भी एक मदद की ज़रूरत है। इस पूरे इशू में गवर्नर हाउस का क्या रोल है और गवर्नर साहब किस तरह देखते हैं। एबीपी न्यूज़ पे हिमाचल के गवर्नर श्री प्रताप शुक्ल सर, आज आपने देखा कितनी ट्रेजेडीज हुई हैं, ये पूरे जो वेदर के कारण कितने ह्यूमन लॉस हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुआ पूरे इस सीजन में। तो इसको आप किस तरह देखते हैं कि हिमाचल को इससे बाहर लाने के लिए क्या जो हैं स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और मोर इम्पोर्टेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या रोल प्ले करना पड़ेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रोल को क्या करना चाहिए, इस पर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भी जाकर के उनसे मिलते हैं, जिसका समय समय पर उन्होंने बयान भी दिया है। और कोई भी नुकसान जब होता है तो उसका एक आकलन होता है, और उस आकलन के बाद ही केंद्र सरकार भी उसी आकलन की रिपोर्ट के आधार पर अन्य सहायता देती भी है।